खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। श्रीनगर में हुर्रियत के दफ्तर के बाहर एहतिजाज किया गया। कश्मीरी पंडितों के कत्ल के खिलाफ एहतिजाज किया गया और नारे लगाए गए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने हुर्रियत के दफ्तर से बोर्ड भी हटा दिया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों पूरन कृष्ण भट्ट का कत्ल हुआ था, जिसके खिलाफ कई जगहों पर एहतिजाज किया जा रहा है। जो ये भव था, हुर्रियत वाले थे, इन्होंने यहां पर कश्मीर को जहन्नम बना दिया था। और कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता था मरीज को, बोलता था हिल स्टेशन जाओ, आप कश्मीर जाओ, कश्मीर में आप अच्छे हो जाओगे, लेकिन यहां पर उसने जहन्नम बना दिया था। अपने बच्चों को विलायत भेजा, फॉरेन भेजा, और लोगों के बच्चों, हम लोगों के बच्चों को उन्हें पत्थर थमाए और उग्रवादी थमा दिए। क्यों किया ऐसे इसने बम ने? क्या उसका यही मोटो था? क्या हिंदुस्तान ने उसको इसीलिए रखा था यहाँ पर? हम चाहते हैं कि बम भी खत्म हो गया, हम यूथ ने चाहते हैं, हम नया कुछ चाहते हैं, और हमने आज ये बोर्ड यहाँ पर खत्म कर दिया है, बोर्ड को उतार दिया है। जो बम मर गया है उसके साथ ये बोर्ड भी दफन हो गया। डेफिनेटली आखिर कब तक, तो तब तक चलेगा जब तक ने ये सारी मिलिटेंसी यहाँ से वाइंड अप हो जाएगी। और दूसरा चीज, जब तक ने यहाँ पूरा अमन आ जाएगा। तो ये बोर्ड इसलिए माइंड में आया क्योंकि कहीं न कहीं जब हम देखते हैं यही जिम्मेवार है इस सारे चीज के। 89 से लेके अब तक जो भी मिलिटेंसी हुई, यही लोग तो उन दिनों भी कमांडर थे। उसके बाद जब उनको 91 में लगा कि अब गन कल्चर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इंडिया ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है, इन्होंने बातचीत का मसला उठाया कि अब हम बातचीत से मसला हल करना चाहते हैं। आप हमें बताइए 90 से लेके अब तक, अब 30 साल हो गए हैं, 30 साल में इन्होंने कौन सी बात की हम लोगों के लिए? सिर्फ लोगों की किलिंग्स, इन चीजों पे प्रोटेस्ट, हड़ताल है, बाकी चीजें, यही इनके कैलेंडर्स रहे। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं रहा। और आज भी कहीं न कहीं लोग इनको कोसते हैं, कहते हैं कि 30 साल हमारे के लाखों लोग मारे गए, कि मिलिटेंसी, स्टून पैल्टिंग, आंखें बच्चों की चली गई। तो अब कश्मीर का युवा चाहता ही नहीं है कि इन ऐसी दुकानें यहाँ चलती रहे। हम चाहते हैं कि अब कश्मीर में अमन होना चाहिए। अब कश्मीर का युवा आगे बढ़ना चाहता है क्योंकि अब यूटी है, और यूटी में ये चीज़ें आप बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारा बच्चा कल कम्पीट कैसे करेगा बाकी स्टेट्स के साथ। तो डेफिनेटली ये चीज़ माइंड में आई कि इन चीज़ों को यहाँ से रिमूव करते हैं, ताकि आने वाले बच्चों को ये चीज़ माइंड में आए ही ना कि ये क्या था। हम लोगों को पता है ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, और मेरे बच्चे को नहीं पता। जब वो कल यहाँ पढ़ने के लिए आता, डेफिनेटली वो भी सोचते ये क्या है, ये भी कोई चीज़ है। और जब किसी से सुनता, डेफिनेटली वो भी इसका फ्यूचर खराब हो जाता। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने मुतनाज़ा बयान दिया है। रियासी दौरे पर पहुंचे फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कश्मीर में टारगेट किलिंग नहीं रुक सकती। उन्होंने मजीद कहा है कि बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद हालात बेहतर हुए हैं, तो फिर कश्मीरी पंडितों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? मैं ये कहूँगा कि मैं तो यहाँ उनके मृत्यु के बाद पहली दफ़ा आया हूँ। मैं इनके ख़ानदानों के साथ हमदर्दी करने के लिए, और मेरा मकसद यही था, इसके सिवा कुछ नहीं। फारूक साहब, टारगेट किलिंग लगातार कश्मीर में हो रही है सर। अभी भी कल 2 दिन पहले जो है एक कश्मीरी पंडित, यह कभी बंद नहीं होगा। जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं, ये कहते हैं कि आप बहुत कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है। मेरी क्यों मृत्यु हो रही है? इसके जिम्मेवार कौन है, बताइए मुझे। पूरी दुनिया में बताया जा रहा है कि हालात हमने बेहतर कर दिए, बदल दिया। अगर वो बेहतर कर दिया तो फिर ये पंडित बेचारा मारा नहीं जाता। कहाँ है हालत बेहतर? मुझे तो नहीं दिखता। बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए एक मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की वजह से फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी है। उन्होंने कहा है कि जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से हिजरत कर रहे थे तो उस वक्त फारूक अब्दुल्ला बुज़दिलों की तरह कश्मीर छोड़कर लंदन भाग गए थे। जम्मू कश्मीर में इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि बीजेपी दहशतगर्दी के खिलाफ सिफर रवादारी रखती है और 370 की मनसूखी के बाद कैलेंडर, हड़ताल, पैलेट, पथराव, गोलियां सब कुछ खत्म हो गया। कश्मीर अब आहिस्ता आहिस्ता अमन की जानिब लौट रहा है। देखिए, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि 370 के बाद यहाँ जो फारूक साहब के बकौल स्टेटमेंट है कि हालात ठीक नहीं हुए। आज सबसे जो निचले लेवल पर है टेररिज्म जम्मू कश्मीर में है, और 370 के बाद कैलेंडर्स, हड़तालें, एहतिजाज, पत्थरबाजी, टेयर गैस शेलिंग,
पोलेटिक्स बैलेटिक्स सारा एकदम खत्म हो चुका है और आज जम्मू कश्मीर अमन के साथ है और आज यहाँ का दुकानदार, यहाँ का रेड़े वाला, यहाँ का किश्ती वाला सब आराम से जी रहे हैं। अब बुजदिलों की तरह, कायरों की तरह कुछ कातिल लोग अभी मौजूद है जिनका भी बहुत जल्द सफाई की जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है कि दहशतगर्दी को रूट आउट करना और दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करना हमारी पॉलिसी है। अब जितने ये 2, 4, 5, 10 कातिल बचे, इन कातिलों को भी बख्शा नहीं जाएगा, इनको भी मार देना। लेकिन जहां तक दहशतगर्दी की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वारिस है दहशतगर्दी की, और यहाँ कश्मीर में जो दहशतगर्दी है उसकी वारिस नेशनल कॉन्फ्रेंस, और यही फारूक साहब है। और यही वो फारूक साहब है जो आज कह रहे हैं कि किलिंग्स हो रही, ये वही फारूक साहब है जो यहाँ कश्मीरी पंडितों को छोड़कर खुद लंदन भाग गए और उनको बेहाल बेकस यहाँ किसके हवाले छोड़ दिया। अब फारूक साहब आज कश्मीरी पंडित कह रहे, उस वक्त उसको सोचना था जब वो यहाँ पावर में थे और वो यहाँ से छोड़कर बुजदिलों की तरह लंदन भाग गए और कश्मीरी पंडितों को, अगर फारूक साहब उस वक्त लंदन नहीं भागते, शायद कश्मीरी जो पंडित है वो भी पलायन नहीं करते हैं, क्योंकि उस वक्त सबसे जो बड़ी पार्टी थी जम्मू कश्मीर में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और उसका ही फर्ज था कि उस वक्त के हालात में कश्मीरी पंडितों को यहाँ रुकाना। अब महज वोट के लिए कश्मीरी पंडित, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। मैं इतना कहूँगा, अगर दहशतगर्दों की कोई वारिस है, अगर दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में पैदा किए, वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक साहब की वजह से है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कांग्रेस का रद्दअमल सामने आया। कांग्रेस ने कहा कि बातचीत से मसला हल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी बंदूक की बोली बोलेगा उसका खात्मा जरूर होगा। मैं नहीं जानता वो फेवर करते, लेकिन बात यह है कि जो भी लोग हैं, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग था, है और रहेगा, और जो बंदूक की भाषा करेगा उसका जीवन ज्यादा देर, सिक्योरिटी फोर्स हमारे जवान ज्यादा देर नहीं रहने देते। इसलिए जिसको भी कोई मसला है, हमने कहा कि डायलॉग और बातचीत ही एक रास्ता है। जब तक वो इनोसेंट को, इस तरह की इनोसेंट किलिंग्स को हम किसी चीज के साथ जोड़ नहीं सकते और जोड़ना भी नहीं चाहिए। और पाकिस्तान इसके पीछे है, बंदूक के पीछे जो कश्मीर में, लेकिन वहां के नौजवानों को भी बरगलाता है। वहां के अंदर भी कुछ ऐसे सांप हैं जो इस तरह की जो एलिमेंट्स को बढ़ावा देते हैं। हम मानते हैं कि कई मसले मसाइल जो हैं वो इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन वो इश्यूज देश के कई कोने में हैं। उन्होंने तो बंदूक नहीं उठाई, और जहां जहां बंदूक उठाई उसको क्रश कर दिया सरकार ने, हमारी फौज ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने, लेकिन बहुत कुर्बानियां देने के बाद। इसलिए जो भी इनोसेंट को मारेगा उसके लिए हमारे पास, देश के पास बहुत बहादुर जवान भी हैं, असला भी है। लेकिन ये जरूर है कि बातचीत होनी चाहिए, और ये भी जरूर है कि जो लोग बातचीत करना चाहते हैं उनके साथ करनी चाहिए। दमन की और इस तरह की नीति ही काम नहीं आती, क्योंकि क्यों हुआ कि पिछले 2 साल में ही इस तरह की टारगेटेड किलिंग जो है वो बढ़ गई और शुरू हो गई। जो लोग बातचीत करना चाहते हैं, हम ये समझते हैं कि उनको संदेश दे रहा हूं जो बंदूक उठा करके खड़े हैं कि आप बंदूक से मसला हल नहीं कर सकते। केंद्र सरकार तो हमेशा बातचीत के लिए, जो भी सरकार रही है वो तैयार रही है, और लेकिन बातचीत के लिए उनको बंदूक छोड़नी पड़ती है। ये बार बार अपील हुई, और जब उन्होंने नहीं छोड़ी वो अलग बात है। पाकिस्तान भी उकसाता है, वो भी कामयाब नहीं होगा। 4 जंगें वो हार चुका है, अपने देश के 2 टुकड़े करवा चुका है, लेकिन वो उन मंसूबों की तरफ चला है। और कश्मीर वादी के अंदर भी जो इस तरह का एलिमेंट है वो कामयाब नहीं होगा। और ये जरूर बात है कि कई ऐसी बातें केंद्र सरकार के इश्तियाल कुछ लोग, नेता बीजेपी के बयान देते हैं, मगर उससे हम सहमत नहीं कि हालात सामान्य नहीं हैं। खास करके जब वहाँ के कश्मीरी पंडित, वहाँ के कश्मीरी हिंदू, वहाँ के सिख, वहाँ के मिनाटी, वहाँ का इनोसेंट, वहाँ का देशभक्त मुस्लिम, और वो लोग जो उनके खिलाफ खड़े हैं आतंकवादियों के, उसमें बड़ी संख्या मुसलमान की भी है जिनको मारा गया है। और बाहर के लोग जो वहाँ पे काम करते थे, मजदूर जो सुरक्षित रहते थे 30 साल के आतंकवाद में, आज क्यों वो टारगेट हो रहे हैं? ये सवाल हम केंद्र सरकार से और राज्य की सरकार से पूछते हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का रद्दअमल सामने आया। बीजेपी के सीनियर लीडर अश्वनी ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला का बयान शर्मनाक है। इस मामले में फारूक अब्दुल्ला ने सिर्फ सियासत की है। फारूक अब्दुल्ला साहब के हालिया बयान से, जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 के हटने से, या आर्टिकल 370 जब बरकरार था तब भी किलिंग होती थी, जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक टारगेट किलिंग होती रहेंगी। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए सीनियर बीजेपी लीडर अश्वनी श्रृंगो साहब हैं, जिनसे हम बात करेंगे। ये सवाल करेंगे कि ये आप इस सब को कैसे लेते हैं? देखिए, फारूक अब्दुल्ला जो यहाँ पर 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उसके अलावा केंद्र में भी कई बार मंत्री रह चुके हैं,
मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, उनका ये बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा ये जो आतंकवाद और अलगाववाद है और इसके साथ में जो अफगानिस्तान के रास्ते पर कश्मीर को ले जाने की कोशिश है, उसमें उनकी टेसिट अंडरस्टैंडिंग रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि केंद्र सरकार ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में अपीज किया, उनकी पॉलिसी की अपीजमेंट की, और उसका नतीजा हम आज अपने सामने देख रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोजीशन क्या है, फारूक अब्दुल्ला की पोजीशन आज इस सिचुएशन में क्या है, जबकि एक कश्मीरी पंडित 2 दिन पहले कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा वहां पर उसकी हत्या की गई। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है। इस सरकार ने जो इस समय केंद्र में है और जो कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं है। इसका ये मतलब है वो आतंकवाद के साथ हैं, इसका ये मतलब है कि वो अलगाववाद के साथ हैं। इतना ही नहीं, कश्मीरी पंडितों या माइनॉरिटीज की किलिंग्स का भी उन्होंने टेसिटली सपोर्ट किया है। और ये कहना कि इंसाफ जब तक नहीं होता, इंसाफ यानी क्या, किसका इंसाफ और किसके साथ इंसाफ? 70 साल 75 साल तो उन्होंने हुकूमत की यहाँ पर, तो उन्होंने वो इंसाफ क्यों नहीं आज तक दिया अपने लोगों को? उन्होंने सिर्फ अपने घर भरे हैं और कश्मीरी पंडितों के नाम पर, कभी डोगरों के नाम पर, कभी कश्मीरी मुस्लिम्स के नाम पर जो सियासत उन्होंने लगातार की है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम उसी का नतीजा आज देख रहे हैं कि उनके मुंह से इस तरह के शर्मनाक शब्द निकले हैं। हम उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए इस बात का, इस स्टेटमेंट का, ऐसा कहना है अश्वनी जी का। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ न्यूज़ 18 जम्मू के लिए मैं राजेंद्र तिक्कू। SOS इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर POJ के सदर राजू चन्नी ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द अमल जाहिर किया। उनका कहना है कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी सलाहियत रखता है। हमें अपने मसाइल के हल के लिए किसी से बात करने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं मालूम कि वो किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारा देश इतना सक्षम है कि हम ऐसी ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर प्रॉक्सी वार छेड़ी हुई है। हम क्यों बात करें पाकिस्तान के साथ? मसला हमारा है, जम्मू कश्मीर हमारा है। हम तो कहते हैं जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है वो क्षेत्र भी हमारा है। फिर ये फारूक अब्दुल्ला साहब किससे बातचीत करने की बात कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि अब चूँकि इनका कश्मीर के अंदर ये अपनी ग्राउंड खो चुके हैं और ये इसलिए कह रहे हैं कि चलें शायद कुछ हमदर्दी मुझे कश्मीर के अंदर हासिल होगी ये कहकर, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि आम कश्मीरी भी आज अमन और चैन चाहता है। वो चाहता है हम भी सुख की सांस लें और कश्मीर जो है वो तरक्की की राह पर चले। और जिस तरह से हिंदुस्तान के बाकी शहर आज बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के चलते हैं, तो कश्मीर में भी इस तरह का माहौल बने, आम कश्मीरी ये चाहता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नेता लोग हैं जिनकी वजह से ये सारा माहौल ख़राब हो रहा है। मैं इसको फारूक अब्दुल्ला साहब को, चाहे कितने भी बड़े अपना क्या कहते हैं नेता हैं या ये मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि भारत सरकार को इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी बनता है कानूनन इनके खिलाफ जो है वो मामला बनना चाहिए। क्योंकि ये कौन होते हैं? ये एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले हैं। हमने अगर विदेशी ताकतों से बात करनी है, ये हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये उसका सब्जेक्ट है। ये किसी चीफ मिनिस्टर का सब्जेक्ट नहीं है कि यहाँ इसलिए टारगेट किलिंग हो रही है कि पाकिस्तान से बात करें। तो क्या ये गारंटी देते हैं कि पाकिस्तान से बात होगी तो टारगेट किलिंग बंद हो जाएगी? ये तो कोई और लड़ाई है। मैं समझता हूँ कि हमें जो काम हम कर रहे हैं वो करना चाहिए। मैंने तो कल भी भारत सरकार को ये एक सलाह दी है कि आप अपनी सारी हदों को लांघ जाइए। अब हद में मत रहिए, हदों को लांघ कर अपना जो भी आप कार्रवाई करना चाहते हैं करिए, तब जाकर ये लोग सीधे होंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, कठिन है। ANC लीडर मुजफ्फर शाह ने फारूक अब्दुल्ला के बयान की हिमायत की। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने जो कुछ भी कहा वो सच है। उन्होंने सही कहा, एब्सोल्युटली राइट। ये और यहाँ पे टारगेट किलिंग क्यों हुई है, और जो वहां पे इसके पहले हमारे एक पंडित बरादर को गोली लगा दी गई थी, उनकी फैमिली ने डिवीजनल कमिश्नर और DC के सामने बार बार जाकर कहा था कि वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल हियर, वी आर नॉट फीलिंग सिक्योर हियर। यू हैव नॉट, जिस तरीके से आपको सिक्योरिटी देनी चाहिए थी आपने नहीं दी है उन लोगों को।
आप यहाँ पे हमारे बीजेपी के साथियों को, यहाँ के शासन के लोगों को एक एक आदमी के साथ 20-20, 30-30 आदमी होते हैं, इवन 30 पीपल विद 1 पर्सन। और ऐसे जहां पर सेंसिटिव एरियाज हैं, सेंसिटिव लोग हैं, वहां पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इट्स हाइट ऑफ इनजस्टिस। तो आपको लगता है 370 हटने की वजह से ये टारगेट उससे पहले कभी नहीं हुआ था? नहीं हुआ तो है, मगर जो हमारे पंडित भाई जो ये हमारी माइनॉरिटीज की किलिंग्स थी, दे वर नॉट हैपनिंग सिंस 2010। इट हैपेंड ओनली नाउ, वेरी रिसेंटली इट हैज हैपेंड अंडर द गवर्नर्स रूल। दैट इज अ फैक्ट। वहीं एनसी लीडर शेख बशीर ने इस मामले पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने रियासी में एक कंट्रोवर्सी खड़ा कर दी। उन्होंने कहा कि जो किलिंग हुई है, टारगेट किलिंग, ये चलती रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। मीन्स इंसाफ उनका कि 370 जब तक आप रेस्टोर वापस नहीं करेंगे। आपको लगता है उसको इसके साथ लिंक करना अच्छा है? ये फारूक साहब का जो स्टेटमेंट है मैंने तो सुना नहीं है, ना ही वो तो फारूक साहब के स्टेटमेंट को मैं कंट्राडिक्ट नहीं कर सकता। कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते, सपोर्ट कर रहे हैं? मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि फारूक साहब ने जो कुछ कहा है मैं उसको कैसे कह सकता हूँ कि क्या है। साबिक डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने कहा कि टारगेट किलिंग का मामला अफसोसनाक है, लेकिन हालात पहले से बेहतर हैं और बीजेपी इससे बेहतर करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ पैटर्न डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इस तरह की जो टारगेट किलिंग्स जो कश्मीर घाटी में हो रही हैं वो होती रहेंगी। ये बीजेपी को जवाब देना है कि जो 370 के बाद ये दावा करते थे कि अब आतंकवादी घटनाएं खत्म हो जाएंगी, तो उनको ये जवाब देना होगा तो ऐसी घटनाएं अभी भी क्यों हो रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कविंदर गुप्ता जी हैं, जो फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं जम्मू कश्मीर के। किस तरह से इस बयान को देखते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस बात का प्रश्न है, मैं यही कहूँगा कि इनके द्वारा जो बिगाड़ा हुआ माहौल था उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काफ़ी हद तक दुरुस्त किया है। और आज जो टारगेट किलिंग्स होती हैं, इक्का दुक्का इस प्रकार की घटनाएं वाकई में दुखद विषय है। लेकिन जो पिछले 1-1.5 साल में 500 से 600 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है, आज पत्थरबाजी नहीं होती है, आज वहाँ पर ये जो मिलिटेंट्स के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग नहीं जाते हैं, टूरिस्ट बहुत अधिक मात्रा में पाकिस्तान के झंडे नहीं चढ़ते हैं, ये कहीं ना कहीं पहले से बेहतर स्थिति हुई है। जो इस प्रकार की टारगेट किलिंग्स हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी सुधारेगी। और जिस प्रकार से डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए लोगों को आज टर्मिनेट किया जा रहा है, ये सभी लोग इन्हीं के आदमी थे जो कि वहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर के अंडरग्राउंड वर्कर बन करके काम चलाते थे और लोगों को इन्फॉर्म करते थे। तो वो क्या लगता है कि चाहे वो पीडीपी हो चाहे वो एनसी हो, हमेशा इस बात को सामने लाती है कि 370 के बाद भी हालात चेंज नहीं हुए हैं, बीजेपी विफल साबित हुई है। इसके पीछे क्या मंशा लगती है? देखिए, आप ये सब देख करके अपनी आंखें बंद करना वो गलत है। पहले से स्थितियां बहुत बेहतर हुई हैं, लेकिन 17 साल का जो बिगड़ा हुआ निज़ाम है, जिस कश्मीर को इन्होंने तबाह किया था, उसको दोबारा ठीक करने की कोशिश और काफ़ी हद तक ठीक हुआ है। और आने वाले वर्षों में भी वहाँ पर अमन और शांति का माहौल होगा। तो अमन और शांति का माहौल होगा। कहीं ना कहीं जो पहले स्थिति थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के वक्त थी, वैसी स्थिति अब नहीं है। उससे काफ़ी जो है उसमें सुधार हुआ है और आगे भी इसमें जो है अच्छा होगा। और जो ये टारगेट किलिंग्स जो इक्का दुक्का होती हैं, इनका कहना है, उनको भी ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। कांग्रेस लीडर वक़ार रसूलवानी ने कहा कि ये मामला अफसोसनाक है, लेकिन यहाँ रोजगार पर भी तवज्जो देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल अबतर है और इसकी जिम्मेदार मरकजी हुकूमत है। अफसोस है जो माइनॉरिटीज की किलिंग हो रही है। परसों भी जो पंडित हमारे मारे गए, बहुत दुख हो रहा है। तो जो सरकार ने दावे किए थे, जब 370 टूटा था, उन्होंने तोड़ा था पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा था यहाँ किलिंग्स नहीं होगी, यहाँ टेरर इंसिडेंट्स खत्म हो जाएंगे। और परसों भी होम मिनिस्टर ने यहाँ पे आके कहा बड़ी नॉर्मल सी आई है, टेररिज्म खत्म हो गया है। उसी दिन आप देखेंगे डीजीपी की हत्या हुई, चाहे कैसे हुई, वो भी हुई। जेके बैंक के मैनेजर पे हमला हुआ, कल पंडित मारा गया। तो हमें अफसोस है, किलिंगें होनी नहीं चाहिए वैसे तो। लेकिन जहां दावे किए थे मरकजी सरकार ने, हम यहाँ रोजगार देंगे, आज सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज डेवलपमेंट का नामो निशान कहीं नहीं है। आज मतलब लोग परेशान हैं।
बिजनेस छोटा कारोबारी परेशान हो गया है। और खासकर ये जो पंडित लोग हैं जो कांग्रेस की वजह से यहाँ नौकरी लगे थे, मनमोहन सिंह जी ने पैकेज दिया था, वो सारी फैमिलियां यहाँ रहती थी, जो यहाँ पे जॉब करते थे, चाहे उसमें शेड्यूल कास्ट हो, चाहे उसमें कश्मीरी पंडित हो, वो बेचारा खतरा महसूस करते हैं, प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। तो इनको प्रोटेक्शन देने में, तहफ़्फ़ुज़ देने में कहीं ना कहीं मरकजी सरकार टोटल फेल हो गई। और अगर देखेंगे पिछले 30 साल से बीजेपी ने कश्मीरी पंडित्स का नाम पूरे मुल्क में इलेक्शन कैंपेन में भेजा कि इनके साथ इस्तेसाल हुआ, इनके साथ दूसरी चीजें हुई। अगर कश्मीरी पंडित के लिए कुछ किया है किसी ने, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर उनको रिलीफ मिला तो कांग्रेस पार्टी की वजह से, अगर उनको जॉब मिले तो कांग्रेस पार्टी की वजह से मिले, अगर उनके लिए फ्लैट्स बनाए गए तो कांग्रेस पार्टी की वजह से मिले, अगर उनके लिए कोटा दिया गया कालजू में, बकीरत जागू में, वो कांग्रेस पार्टी, बीजेपी ने किया ही कुछ नहीं। अब तो छोड़ो, जो करना था हमने किया, लेकिन उनको कम से कम तहफ़्फ़ुज़ तो दे, कश्मीर में तहफ़्फ़ुज़ तो दे उन बेचारों को। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि मतलब वक्त मौजूद नहीं था जब पूरन कृष्ण भट्ट की कल गोली मार के हत्या कर दी गई? ऐसे में फारूक साहब का बयान आता है कि जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक ये किलिंग्स जारी रहेंगी। देखो, फारूक साहब का मौक़िफ़ उसको अपनी पार्टी है, वो अपना मौक़िफ़ बता रहा है। मैं अपनी पार्टी का मौक़िफ़ ये बता रहा हूं कि जो हुआ वो गलत हुआ, हम उसको पूरा कंडेम करते हैं। मरकजी सरकार को चाहिए इन किलिंग्स को रोकना, अगर नहीं रोके तो उनको रिजाइन करना चाहिए। आपने पूरे कश्मीरी पंडितों को वोट के लिए पूरे हिंदुस्तान में भेजा और 1% भी काम आपने कश्मीरी पंडित का नहीं किया। पीडीपी के सीनियर लीडर गुलाम नबी लोन हांजूरा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि हमने पहले ही कहा था कि 370 को मनसूख करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हम इन टारगेट किलिंग की मजम्मत करते हैं। उनका कहना था कि इसका वाहिद हल बातचीत है। बदकिस्मती की बात यही है कि जिस वक्त ये 370 और 35 से हटाया गया, हमने तभी हमें तशवीश था कि हालात ठीक नहीं होंगे, बल्कि हालात इससे बदतर हो जाएंगे। और वही आज हो रहा है। आज टारगेट किलिंग्स हो रही है, हमारे पंडित भाइयों को मारा जा रहा है। और हमने उसी वक्त ये कहा था कि 370 हटाने से कोई मसला हल नहीं होगा। ये कहते थे कि 370 यहाँ अमन कायम करने में रुकावट बनी है। 370 उन्हें हटाया, चलो जो इनको करना था वो इन्होंने किया, लेकिन उसके बाद आप देखो कि यहाँ हालात खराब होते जा रहे हैं। टारगेट किलिंग्स का जहां तक मसला है, 10-12 तब से तो 10-12-15 लोगों को मारा गया, चाहे उसमें सिख है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सभी इंसान है। और हमारी पार्टी का यही मौक़िफ़ था कि ये किलिंग से हम बंद होनी चाहिए, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम नहीं चाहते कि ऐसी किलिंग्स हो, क्योंकि इनसे कोई मसला हल नहीं होगा। आम आदमी पार्टी की तर्जुमान सीमा फारूकी ने अपने बयान में कहा कि फारूक अब्दुल्ला का बयान बदलता रहता है। दिल्ली में उनके बयानात कश्मीर में दिए गए बयानात से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। बात बोलते हैं जो आज तक उन्होंने हमेशा गोलमोल करके बोली है। कभी वो दिल्ली में होंगे तो उनका स्टेटमेंट अलग होगा, कश्मीर में होंगे तो उनका स्टेटमेंट अलग होगा। फारूक साहब के लिए ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी जो ये टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, इस पे बहुत ज़्यादा हम लोगों को कॉन्शियसली देखना पड़ेगा कि ये हो क्यों रही हैं। हम लोग इसको किसी ऐसी कंट्रोवर्सी के साथ में नहीं जोड़ सकते हैं और फिर भूल जाएं कि ये टारगेटेड किलिंग्स चलती रहें आने वाले दिनों में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को जागना चाहिए एज ऑफ टुडे, और उनको ये देखना चाहिए कि ये क्राइम्स हो क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर ये होते रहे तो आप और मेरे जैसे लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। वी हैव टू लुक इनटू द सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ द स्टेट। इस पे पॉलिटिकल बयानबाजी करने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें अगर जेन्युइनली कोई कदम उठाना है तो ये दिखाए फारूक अब्दुल्ला साहब के एलजी ऑफिस के बाहर बैठ के धरना करें और फिर कोई कदम उठाएं। इस तरीके से सिर्फ इधर उधर के अननेसेसरी बयान देने से कोई फायदा नहीं होगा।